क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, एक सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का मास है 9m और इसका जो रेडियस है दैट इज r. Mass is 9m and radius is r. From this circular disc, another disc of radius r by 3 is taken out. तो आपको बताना है कि जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट दिस ओरिजिनल सेंटर O. पहले देखो, मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क इज नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाना है. ओरिजिनल डिस्क का मास है 9m, तो मास पर यूनिट एरिया कितना हुआ? m. 9m by pi r square. What is radius of the smaller disk? r by 3. Radius of the smaller disk is r by 3. Therefore, mass per unit area of the smaller disk, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि उसका मास है m डैश, तो उसका मास पर यूनिट एरिया होगा m डैश डिवाइडेड बाय पाई इंटू r by 3 स्क्वायर. राइट, अब ये बन जाता है m डैश 9m डैश डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर. लेकिन सिंस ये इसी डिस्क में से निकला है तो मास पर यूनिट एरिया तो सेम होना चाहिए. Therefore 9m dash divided by pi r square is equal to 9m divided by pi r square. इसका मतलब है m dash is equal to m. This is the first thing जो आपको यहाँ से निकालनी है. मतलब जो ये छोटा वाला पोर्शन है इसका मास कितना है? इसका मास है 9, इसका मास है m. पूरी बड़ी सी डिस्क का मास है 9m और इस छोटे से पोर्शन जिसको रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उसका मास कितना है? m. Now moment of inertia of the bigger disk is, bigger disk about point O is 1 by 2 mr square. So obviously it is equal to 9 by 2 mr square, क्योंकि इसका मास कितना गिवन है, दिखाई दे रहा है ना? Yes sir. Yes sir. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिगर डिस्क अबाउट पॉइंट O, क्योंकि पॉइंट A इसका सेंटर है, अबाउट ए लाइन पासिंग टू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होगा? हाफ mr स्क्वायर. लेकिन इसका मास तो 9m है, सो इट इज 9 by 2 mr स्क्वायर. फिर ये जो रिमूव्ड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसको हमने रिमूव किया, इसका रेडियस तो r by 3 और इसका मास हमने फाइंड कर लिया m डैश. अगर बेटा इसका सेंटर O डैश है तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क अबाउट इट्स सेंटर O डैश. इज, इसको मैं I1 बोल देता हूं, इसको I2 बोल देता हूं, 1 by 2 m इंटू r by 3 स्क्वायर. लेकिन इस स्मॉलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अबाउट दिस पॉइंट फाइंड करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर डिस्क अबाउट O कितना होगा? देखो ये दो लाइंस हैं, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन हमें पता चल गया, वो तो I2 है. अभी मुझे I3 पता करना है, इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट दिस लाइन. सो अगर मैं उसको I3 बोल दूं, इट विल बी इक्वल टू I2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ. अगर ये r by 3 है तो रिमेनिंग कितना हुआ? ये r by 3 है तो रिमेनिंग हुआ r minus r by 3. मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2r by 3. सो मास into square of distance, that is 2r by 3 square. अब पता नहीं आपने इतना किया था या नहीं. I3 will be equal to I2 कितना है? mr square by 18 प्लस 18 आएगा ना, ये 3
स्क्वायर 9 इंटू 2 18 यस सर। प्लस ये आएगा 4/18 4/9 सॉरी 4/9 mr स्क्वायर। इसे 4/9 की जगह अगर मैं 8/18 लिख लूं तो चलेगा, या एक बार लिख लेता हूँ 4/9, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज क्या हो गए। ठीक है, तो I3 कितना बना, mr स्क्वायर बाई 18 प्लस 8/18 mr स्क्वायर। ठीक है, 9/18 हो गया तो mr स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये क्या निकाला मैंने, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट दिस लाइन, अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू ओ। पहले अबाउट ओ डैश निकाला, ओ डैश तो इसका सेंटर है, बट ये उस लाइन के पैरेलल है जो सेंटर से पास कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन, जो पोर्शन बच गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू I1 minus I3 and that is 9/2 mr square minus 1/2 mr square. 9 minus 2 1 is 8/2 mr square, so the answer is 4 mr square. चेक कर लीजिए आप में से जिन्होंने किया है वो भी और जिन्होंने नहीं करा वो भी। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्क्स, दो डिस्क हैं हैविंग सेम थिकनेस एंड सेम मटेरियल, मींस थिकनेस भी सेम है और उनकी डेंसिटी भी सेम है, और उनके रेडियस जो है, एक का रेडियस है 0.2 मीटर और दूसरे का रेडियस है 0.6 मीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस, उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट देयर एक्सिस मींस अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस रेशियो में होगा। सर कर दिया। आई डिस्क होता कितना है, 1/2 mr स्क्वायर। लेकिन यहाँ मास की तो बात नहीं की, यहाँ बात की है डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है, सॉरी मास होता, डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम। तो मास की जगह लिख सकते हैं डेंसिटी, मान लो रो से रिप्रेजेंट कर ले, तो डिस्क का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू टी, क्योंकि ये अगर आपके पास डिस्क है, इसका रेडियस r है, थिकनेस t है, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, थिकनेस हो गई t। तो आई डिस्क इज इक्वल टू 1/2 रो पाई आर स्क्वायर टी इंटू ये वाला आर स्क्वायर, ये वाला आर कैपिटल लिख दो, ये भी आर स्क्वायर है। अब देखो आई डिस्क जो है, फॉर्मूला विल बिकम 1/2 रो पाई r4 इंटू टी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों डिस्क जो है उनका मटेरियल सेम है, इसका मतलब ये रो तो कांस्टेंट हुआ, थिकनेस दोनों की सेम है। जब डेंसिटी और थिकनेस सेम होगी तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r⁴ के। तो I1 अगर एक का है उसका रेडियस 0.6 है, दूसरे का सॉरी 0.2 है, दूसरे का 0.6 है, पावर 4 कर दोगे, 1/3 पावर 4 1:81। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid sphere about its axis is 2/5 mr square. Then the radius of gyration of the sphere about a tangent parallel to the above axis
इज रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है बेटा of the same sphere about a tangent. So will it be 7 by 5r or it will be 3 by 5 root 7 by 5r या root 3 by 5r? r जो है वो रूट के बाहर है, कैसे पता करेंगे? पहले ये देखो, अगर आपको अबाउट सेंटर ऑफ मास गिवन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और अबाउट दिस लाइन, अबाउट द लाइन, सेम लाइन जो एक्सिस इसकी है, अगर इस लाइन के अलोंग आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना होता तो इसी को आप बोल देते हैं mk²। ठीक है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, तो उस डिस्टेंस को जो एक्सिस से है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों को इक्वेट करोगे तो k² आ जाएगा r² इंटू 2/5, तो k बन जाएगा r इंटू रूट ऑफ 2/5। ऐसा ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि अबाउट दिस लाइन जो इसकी एक्सिस है, अबाउट दिस लाइन आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा? पहले आप ये देखोगे कि अगर ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, मुझे ये पता करना है कि अबाउट दिस टेंजेंट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि अबाउट टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, उसी वैल्यू को मैं mk² बोल दूंगा, तो वहां से k निकालूंगा। कर लो अभी फटाफट। So first we have to find moment of inertia of a solid sphere about a tangent. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक सॉलिड स्फीयर का गिवन है वैसे अबाउट दिस लाइन, about a line passing through its center of mass is 2/5 mr²। तो पहले हमें पता करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट। तो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं, IAB कितना बनेगा? ICM प्लस m इंटू r², ये रेडियस r ही है। दैट मीन्स IAB इज इक्वल टू ICM कितना है? 2/5 mr² प्लस mr², दैट इज इक्वल टू 7/5 mr²। मैंने बोला जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आया उसको mk² लिख दो। सो दिस m and m विल बी आउट, देयरफॉर आपके पास k² बन गया r² इंटू 7/5, ऐसे लिखना। सो k आ जाएगा r इंटू रूट ऑफ 7/5। देखो कहां गलती कर रहे हैं। रूट ऑफ 7/5 इंटू आर। आर जनरली पहले ही लिखना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि रूट के अंदर है कि रूट के बाहर है। समझ में आ गया? आगे चलें। यस सर। यस सर। उसके बाद आज बात करेंगे बेटा अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, जिस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है, इन द सिमिलर वे रोटेशनल मोशन में हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कल मैंने आपको बताया था एक स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट अभी लिखूंगा। अगर टॉर्क 0 हो तो बेटा dl/dt 0 होगा, dl/dt 0 होगा तो L जो है दैट विल बी कांस्टेंट।
सो द स्टेटमेंट विल बी, कैसे हम स्टेट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटा, रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट पहले भी पढ़ी आपने, वहां टॉर्क की जगह हम फोर्स बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सिर्फ मोमेंटम बोलने का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। तो जब हम पर्टिकुलरली एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख दूंगा अभी। क्या मतलब हुआ, इफ टाउ इक्वल टू 0 देन एल इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, ग्रेविटेशन में भी इसका इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली इन रोटेशन मोशन, हमारे डेली लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस है। अभी बता रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम कल आपको बोला था आई इंटू ओमेगा होता है। इसका मतलब आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया। जैसे लीनियर मोमेंटम है ना, P इक्वल टू एम वी, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो सिंपली ये बोल सकते हैं ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होने का ये मतलब है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे भी बोल सकते हैं, और I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 omega 1 equals to I2 omega 2. Also, we can write it in another form. We know omega किसके बराबर है, 2 pi by t। देखो आउटकम क्या आएगा, I इंटू 2 pi by t जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। इसको देखो पहले, फिर मेरे को पूछो क्या पूछना है इसके रिलेटेड। अर्थ suddenly contracts to half of its radius without any change in its mass, then how many hours will be there? In a day, एक घंटे में कितने दिन होंगे? अभी जो प्रेजेंट रोटेशन हो रही है उस हिसाब से 24 आवर्स हैं, जो प्रेजेंट रेडियस है उसके हिसाब से 24 आवर्स हैं। बट अगर ये अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रेडियस हाफ हो जाए, तो अब कितना होगा? ये आर रेडियस के साथ अगर टाइम पीरियड टी है और ये वैल्यू है 24 आवर्स, रेडियस आर बाय 2 होने से टाइम पीरियड अगर टी डैश हो जाए, अर्थ की रोटेशन जो है ना, एक रोटेशन को कंप्लीट टाइम पीरियड बोलते हैं, और वो ड्यूरेशन क्या है, 24 आवर्स। बेटा सिंपली यहाँ याद रखना, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। दैट मीन्स I1 इंटू 2 पाई बाय T1
इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई/T2। अब मैं यहाँ दो चीजें करने वाला हूँ। अच्छा, T2 फाइंड करना है ना हमने, T1 हमें पता है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा T2 इक्वल्स टू I2/I1 इंटू T1। ये पता चल रहा है? बोलो कुछ। यस सर। I2 Yes, sir. अर्थ जो है एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होगा। अगर बाद में रेडियस r/2 हो गया तो ये बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पहले तो रेडियस r था तो ये पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू 24 आवर्स रहने दो ऐसे ही, तो ये 2/5 m कैंसिल हो जाएगा। r²/4 डिवाइडेड बाय r² विल बी 24 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, मतलब 6 आवर्स। तो अगर अर्थ अपने प्रेजेंट साइज से उस अर्थ का रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होके 1/4 हो जाता है, तो एक दिन में इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स we'll have 6 hours. Duration of the day will be 6 hours. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखो, सपोज इस तरह से कोई डांसर है और उसने हाथ ऐसे रखे हैं और वो ऐसे घूम रही है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द बॉडी। जब वो घूमते घूमते अपने हाथ इधर ले आती है ना, फास्ट घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि पहले उसके हाथ इधर थे। जब हाथ दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि मास जो है वो एक्सिस से बड़ा दूर है। सडनली हाथ पास में लाए, इधर एक्सिस के पास लाए, हाथ जब पास आ जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी रोटेशन तेज हो जाती है। या जो डीप सी डाइविंग करते हैं ना, हाइट से जंप करते हैं इनटू द वाटर, वो ऐसे नहीं जंप करता है, वो जंप करते करते अपनी बॉडी को पूरा ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। बिकॉज जब वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर देंगे तो सारे का सारा मास जो है वो चला जाएगा एक्सिस के पास, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वो पूरा रोटेशन कर रहे और पूरा ऐसे नीचे पहुंच जाएगा सीधा, अदरवाइज पता नहीं कैसे पहुंचेगा। तो ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करना, बेसिकली क्यों चेंज करना है, ताकि हम एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा सकें या कम कर सकें। ऐसे ही देखो, ये जो अर्थ की रोटेशन हो रही है, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि अर्थ की जो रोटेशन हो रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जिसे हम ये बोलते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन पासिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ। जब यहाँ ये पोलर कैप्स जो हैं, पोल्स, यहाँ से बर्फ पिघल के इधर आती है ना, तो उससे भी ड्यूरेशन ऑफ द डे इज अफेक्टेड। क्या होता है बेटा, बताओ। क्वेश्चन ये है कि when the snow on the polar caps of earth melts, how will it affect the duration of day? डे का ड्यूरेशन जो है वो कैसे चेंज होगा, सोचो। बर्फ के पिघलने से क्या होगा? सर यहाँ पे जो मास होगा सर वो इक्वली सस्पेंड हो सकता है। सर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा कम हुआ, सोचो। सर ये यहाँ वाला पे मास यहाँ था एक्सिस के पास, यहाँ से मास दूर आ गया तो R1 R2 बढ़ गया ना, देखो डिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी कम होती है बेटा। जब मास एक्सिस के पास होगा, याद करो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो जब एक्सिस के पास है तो डिस्टेंस कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। एक्सिस से दूर चला गया तो डिस्टेंस बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, या टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब अर्थ जो है वो स्लो रोटेट करेगी। ठीक है, स्लो रोटेट करने से क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे विल इंक्रीज। बर्फ के पिघलने से ड्यूरेशन ऑफ डे increases.